इस वक्त इस पर चर्चा करने के हमारे साथ प्रोफेसर राम श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। प्रोफेसर राम श्रीवास्तव जी, बहुत स्वागत है आपका। हाँ, अच्छी तरह आ रही है। जी। प्रोफेसर राम श्रीवास्तव जी, ये जो बड़ा ऐलान किया गया है कि भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाएगा और कई देश इसमें शामिल रहेंगे, और ग्लोबल टाइम्स में खास तौर पर चीन की जो जलन है वो सामने आ रही। चीन क्यों परेशान है? चीन का परेशान होना उसकी जो राजनीतिक इच्छा पूर्ति है उसके विपरीत है, इसलिए वो थोड़ा परेशान हो रहा है। लेकिन G20 में जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन आया है उसमें चीन ने किसी तरह का हिला हवेला नहीं किया, तो इससे ये संकेत नजर आता है कि चीन को अब अपनी गलतियां समझ में आती जा रही हैं और उसको निकट भविष्य में अपना रास्ता बदलना पड़ेगा, तय करना पड़ेगा कि उसकी GDP बहुत गिर चुकी है, बेरोजगारी बहुत बढ़ चुकी है और वहां से जो उद्योगपति हैं, 40 बड़े बड़े घराने के जो खरबपति है वो देश छोड़कर बाहर भाग रहे हैं। तो वो जो चीज वहां पर उत्पीड़न का, मानवता का हनन का, उइगर मुसलमानों का उनको गुलाम बनाकर उनसे फोर्सफुल लेबर कराने का, ये जो बातें पूरी दुनिया में आई है वो सब दुनिया के लोगों को अब सोचने को मजबूर कर रहा है। और यही एक कारण है कि अब चीन को पूरी दुनिया के आगे अपने जो तौर तरीका है, रहने का तरीका है, राजनीतिक इच्छा शक्ति है, उसकी पूर्ति के लिए अड़ोस पड़ोस के देशों की जमीन को हड़पने का, अपनी ताकत दिखाकर अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाने का उसका जो कुत्सित प्रयास था उसको थोड़ा लगाम लगाना पड़ेगा। और ये G20 की बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरी सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि रूस और यूक्रेन के युद्ध के मामले में जो उनके शेरपा थे, जो ऑफिशियल जो नेगोशिएटर थे रूस के, जो स्वयं यहाँ आए थे, उन्होंने किसी तरह का हिला हवेला नहीं किया। यद्यपि यूक्रेन और रूस युद्ध का 4 बार नाम इसमें आया सम्मेलन में, तो इससे ये पता लगता है कि ये जो एक डिक्लेरेशन में कोई देश दूसरे देश की जमीन पर हक नहीं करेगा, अधिकार नहीं बताएगा, तो यहाँ एक सूक्ष्म एक झिल्ली नजर आती है जिसके द्वारा हम आशा की किरण सोच सकते हैं कि रूस और यूक्रेन के युद्ध का निराकरण निकट भविष्य में होगा। क्योंकि अभी तक सभी लोग ये मानते थे रूस ने आक्रमण करके यूक्रेन की जमीन पर कब्जा कर लिया है और यूक्रेन भी इस बात के लिए तैयार है युद्ध बंद करने के लिए कि पहले रूस उस जगह से हटे, हमारा देश पूरा मुक्त करे। तो इस बीच में जो कुछ भी हो रहा है, हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत पहले कहा था आज का युग युद्ध का नहीं है जी। यहाँ जो है डायलॉग और डिप्लोमेसी से काम करना चाहिए। हाँ, बातचीत से ही हर चीज का हल निकल सकता है जी। प्रोफेसर मैं आती हूँ आपके पास। हमारे साथ अर्थशास्त्री भी जुड़ गए हैं, अजय सिंगला जी। अजय जी, स्वागत है आपका भी। अजय जी, ये जो भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया गया है, इसको अर्थशास्त्र की नजर से आप हमारे दर्शकों को समझाइए कि भारत को किस तरह का फायदा होगा और क्या क्या फायदे होंगे। देखिए, जब कोई भी एक कॉरिडोर, जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बनता है, तो उससे क्या होता है, व्यापार बढ़ता है। और जब व्यापार बढ़ेगा, अभी क्या है, वो व्यापार केवल समुद्र के रास्ते से होता है। अगर हम एयर बाई एयर जाएंगे तो बहुत ज्यादा कॉस्ट आती है उसके लिए। आज की डेट में जो हमने G20 में आपको भारत को जो प्रेजेंट किया है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने प्रेजेंट किया अपने आप को, तो भारत कहीं ना कहीं एक इकोनॉमिक पावर के रूप में उभर कर आ रही है कि भारत इतना बड़ा प्रोग्राम आयोजित कर सकती है। और उसी प्रोग्राम में जब ये कितने बड़े कॉरिडोर की जब बात हो रही है, तो मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले दिनों में जो भारत की जो कहते हैं ना, हमारी जो एक असेट है 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की, तो वो जो असेट है वो कहीं ना कहीं विश्व में जाकर के व्यापार आज भी कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं सर्विस GST, वो अपना IT के क्षेत्र में हो गए, आज इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो गए। अभी हाल ही में एक भारत की एक कंपनी को मिडिल ईस्ट से लगभग 32,000 करोड़ का सिंगल ऑर्डर मिला है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ऐसे ही जब हम G20 की जब बात करते हैं, यहाँ पर अगर इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाएंगे और यहाँ पे हम हिंदुस्तान को, भारत को हम मिडिल ईस्ट होते हुए यूरोप और US तक जब जोड़ेंगे, वो हमारा सी का रास्ता होगा, समुद्र का रास्ता होगा, रोड का रास्ता होगा, रेल का मार्ग होगा। तो इससे क्या है कि हमारा व्यापार बहुत बढ़ने वाला है। और अभी एक जो खबर आ रही है, न्यूज जो आ रही है, उसमें भारत, हिंदुस्तान और यूरोप के बीच में लगभग 40%
व्यापार बढ़ने की उम्मीद है। हाँ। तो इसका सारा आज हर कोई जैसे पहले चीन की तरफ देखता था, तो आज चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो रसिया हो, चाहे यूएस हो, वो सब भारत की तरफ देख रहे हैं। तो आने वाले दिनों में भारत चीन को कितना बड़ा झटका है ये भी आप ऐड कर दीजिएगा इसी में। हाँ। चीन को तो ऐसा है कि चीन तो बहुत तिलमिलाया हुआ है, जिस हिसाब से चीन की मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इससे ये सिर्फ एक सपना है, ये साकार नहीं होगा। तो ऐसा है कि जब हम सपना देखेंगे तभी वो साकार होने वाला है। और आज जब जो कोविड-19 की हम जब बात करें, चीन ने पूरे विश्व को ये सोचा था कि हम कोविड फैला करके अपनी महाशक्ति को हम प्रदर्शन करें, वो पूरे विश्व ने उसको नकार दिया है। आज चीन की बात सुनने वाला कोई नहीं है। और आज जिस हिसाब से कल हमने देखा है कि किसमें देश वो साउथ अफ्रीका, सॉरी नॉट अफ्रीका, जो उसको हम साउथ ग्लोबल बोलते हैं, ग्लोबल साउथ बोलते हैं, उसको G20 में शामिल करके आज उनका भी जो भारत की तरफ होगा। तो चीन मिलाया हुआ है और चीन का जो ओवर की जो बात करता है वो एक सपना ही रहेगा। और भारत ने जो पहल की है G20 में आर्थिक कॉरिडोर की, ये आने वाले दिनों में पूरे विश्व को एक बना के रखेगा। ये जी बिल्कुल। हमारे साथ के सिन्हा जी भी हैं, रक्षा विशेषज्ञ। के सिन्हा जी, ये भारत कॉरिडोर की तो बात हम कर ही रहे हैं जो मिडिल ईस्ट यूरोप के बीच और भारत के बीच बनेगा, लेकिन इसके अलावा भी जो पूरा G20 सम्मेलन है ओवरऑल, आप दर्शकों को समझाइएगा कि रक्षा के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण ये रहा है हमारे देश के लिए। जय हिंद। देखिए, G20 एक इकोनॉमिक फोरम है और उसके ऊपर में बहुत सारी चीजें आई हैं जिसमें रक्षा का डायरेक्ट नहीं, उसको इनडायरेक्टली कहते हैं, जो टैंजिबल एंड इनटैंजिबल फैक्टर उसका हिस्सा होता है। इसके अंदर में पहले तो प्योरली इकोनॉमिक फॉर्म था, मगर अभी जो परिस्थितियां हैं खासकर ट्रांस अटलांटिक रीजन में जो आप देख रहे हैं, ये रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है, तो उसका भी इसमें बंधन आया है 4-5 बार, क्योंकि उससे फूड सिक्योरिटी, उसके फर्टिलाइजर सिक्योरिटी, सारा चीज इंक्लूडेड है। और उसके कारण ही दुनिया जब त्रस्त बस्त हो रही है, उसका इफेक्ट पड़ रहा है, तो उसका डायरेक्ट लिंकेजेस मान के चला जा रहा है, इसलिए 4 बार इसका जिक्र आया है। अभी आप कह रही हैं कि रक्षा के दृष्टिकोण से या सामरिक दृष्टिकोण से बात करना चाहती है। उसके पहले जो आपने कहा कि देखिए इसके आउटकम में एक जो कॉरिडोर की बात की, जिसको मिडिल ईस्ट कॉरिडोर करें, इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप एंड यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, इस कॉरिडोर को केवल ये नहीं कि ये हमारे बॉम्बे से होते हुआ, इंडियन पेनिनसुला के बॉम्बे से होता हुआ ये जाएगा यूएई, और वहां से सऊदी अरेबिया, वहां से फिर यूरोप, इसराइल में हाइफा पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे फिर ये चला जाएगा आपका पूरे यूरोप में ये होता हुआ फिर अटलांटिक होता हुआ यूनाइटेड स्टेट्स पहुंचेगा। देखिए, इसमें सामरिक है, ये टोटल सामरिक है, क्योंकि क्वाड की जब ये हुई थी, हिरोशिमा में बैठक हुई थी, तभी जो बाइडेन साहब ने इसका प्रस्ताव रखा था और इसको ब्लॉक सप्लाई चेन से जोड़कर देखा गया था। तो यदि आप सामरिक दृष्टि से देखती हैं, क्योंकि जो क्वाड में, हम जब क्वाड इंडो पैसिफिक की बात करते हैं, तो क्वाड में क्या विस्तार में भारत ने यह रखा था कि ये कोई सिक्योरिटी फोरम नहीं है, केवल सिक्योरिटी डायलॉग नहीं है क्वाड। उसके अंदर में ब्लॉकचेन है, रेयर अर्थ मटेरियल है और बहुत सारी चीजें हैं जो व्यापार इकोनॉमिक से भी जुड़ती हैं। तो जो बाइडेन साहब ने इसका रखा था प्रस्ताव और ये लेकर आए थे एक बहुत, क्योंकि 10 देशों ने इसके ऊपर हस्ताक्षर किए हैं और बहुत सारे देशों ने, खास करके सऊदी अरेबिया, यूएई, यूरोप के बहुत सारे देश, अमेरिका, एक बड़े मनी को लेकर के इसके ऊपर में सहमति बनी है, जिसका जिक्र इसमें नहीं आया है, मगर वो पर्दे के पीछे चल रहा है और उसके अंदर में बहुत बड़ा जो खर्च हो रही है। तो सप्लाई चेन जो क्वाड का हिस्सा है, क्वाड में भी ये सप्लाई चेन, जो ब्लॉक सप्लाई चेन की बात होती है, वो इंडो पैसिफिक से जोड़ता हुआ। मगर जो बात मैं बताना चाहता हूँ, केवल आप इसको मत देखिए कि ये जो कॉरिडोर है, मिडिल ईस्ट कॉरिडोर, यहाँ से चला है। इंडिया में इसके अलावा हमारा इस एक्ट पॉलिसी से हम लोगों ने जापान के साथ मिलकर के एक हमारे एशियन कंट्री से जो लिंकेजेस है थ्रू म्यांमार अभी थोड़ा सा डिस्टर्ब है, मगर जो हमारे मणिपुर से होता हुआ ये जो कॉरिडोर जाएगा पूरे एशियन कंट्री, जो कि आपके पैसिफिक के अंदर में लिटरल स्टेट है, उसको जोड़ता हुआ।
तो वो भी कॉरिडोर इंडिया में थ्रू हमारे नॉर्थ ईस्ट से होता हुआ हमारा जो कॉरिडोर है, जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कहते हैं, जिसका हब तकरीबन ये जो हमारे लॉजिस्टिक एरिया में आ रहा है, खासकर ग्रेटर नोएडा के अंदर में, जिसमें जेवर एयरपोर्ट है, बुड़ाकी स्टेशन है, ये भी सीधा उसकी लिंकेजेस मुंबई हमारे तट से होता हुआ जाएगा। और ये हमारे इंटरनल पोर्ट्स जो हैं, जो कि हमारे ईस्ट एंड वेस्ट में है, उसको जोड़ेगा। ऐसा नहीं कि मुंबई से ये जा रहा है, तो उसमें तो ये बहुत बृहत है। और देखिए, जब सी पैक बना था, जिसके हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में, सी पैक है जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर में चाइना में लेकर आया था, उस समय बहुत सारे देश 153 देश भाग कर आ गए थे चाइना के पास में, उनको ज्वाइन किया था, भारत ने नहीं किया था। उस समय उसने ये सपना दिखाया था कि जब ये पाकिस्तान से गोदार से होता हुआ ये जाएगा, तो जो दूरी है, जो आप सामानों की आवाजावी होती है, तो ट्रांसपोर्टेशन तकरीबन 25 दिन का कट ऑफ करेंगे डेट, जो भी, क्योंकि आपका पूरा का पूरा जो मैन्युफैक्चरिंग हब होता है था चाइना, जो कि अब धीरे धीरे बिखर करके भारत की तरफ और दूसरे एशियन कंट्रीज में जा रहा है, वो उस समय उसने पूरे विश्व को ये सपना दिखाया कि 25 दिन की सप्लाई चेन में यदि कटित होती है तो बहुत बड़ा मुनाफे का सबको फायदा होता है। यह ऐसा दिखा करके लाया था, क्योंकि हुआ नहीं, उसने डेट ट्रैप के तरफ में आया है। ठीक है, क्योंकि वक्त की कमी है, तो मुझे तीनों से आपसे एक कमेंट लेना है इस चीज पर। आपने तस्वीरें देखी होंगी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तस्वीरें आई हैं, जो आत्मीयता की तस्वीरें आई हैं, दोनों का जो एक बॉन्ड, एक केमिस्ट्री देखी है, देश ही नहीं पूरी दुनिया ने देखी है। इस पर मैं चाहती हूँ कि आप तीनों कमेंट कीजिएगा। प्रोफेसर राम श्रीवास्तव जी, आप पहले बोलिएगा। इनका जो परस्पर संबंध है, एक मित्रतापूर्ण जो इनका आचरण है, इनकी बॉडी लैंग्वेज है, इनकी जो केमिस्ट्री है, वो ये बताती है कि बाइडेन साहब जिस उम्मीद से यहाँ आए थे, उनके अनुरूप यहाँ काम हुआ है। क्योंकि आज की तारीख में बाइडेन के देश में, अमेरिका में स्वयं में बहुत बेरोजगारी फैल रही है, और वो एक तरह से रूस यूक्रेन के युद्ध के कारण निकले हुए विस्थापितों से वो और उनके मित्र देश सभी बहुत परेशान हो रहे हैं। तो उनको एक यहाँ उम्मीद झलक आई है कि शांति का रास्ता प्रशस्त करने के लिए G20 एक सफल सम्मेलन हो रहा है। और यही एक कारण है कि बहुत प्रसन्न मुद्रा में है वो। ठीक है अजय जी, और उससे पहले मैं बता भी दूं कि ये भी बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है भारत की कि पहले ही दिन न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन पर सहमति बन जाना। हाँ अजय जी, पहली बार मैंने सुना है कि पहली बार G20 में ऐसा हुआ है, जबकि कहते जितने भी आपके रेजोल्यूशन थे, जितने भी आपके पैरा 83 पैरा, सभी पर सहमति बनी है और पूरी तरह से इस पर मतलब यूनानिमस डिसीजन ये हुआ है। ऐसे ही कि जितने 112, पहली बार ऐसा हुआ है कि 112 आउटकम्स, 112 आउटकम पर जो कि पॉजिटिव आउटकम रहे हैं, जिस पर सहमति बनी है। तो इससे कहीं ना कहीं भारत की जो कहते हैं ना, एक आप वसुधैव कुटुंब की जो हम बात करते हैं कि कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सबका साथ तो हमारा लोकल वो हो गया जा करके, जब हम बंद एक विश्व और एक उसकी बात करते हैं, तो ये लगता है कि भारत एक ऐसा देश बनने जा रहा है। ठीक है पूरे विश्व के सिन्हा जी, बस 10 सेकंड आप बोले लीजिएगा कि विश्व के 80% जो ताकतवर देश है, उनके बीच कम से कम भारत का दबदबा बढ़ा है। एब्सोल्युटली, देखिए भारत जिस तरह से साइनिंग करके इमर्ज आउट हुआ है, और एक इवेंट होता है किसी के देश के कंठकाल में कोई इवेंट होती है, उसको भारत ने G20 को चुना, आज की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, और उसमें अपनी शोकेसिंग की, 200 से ज्यादा मीटिंग की, 200 आयामों पे बात हुई, तो उसका आउटकम आप तो देख ही रही हैं। और पूरा विश्व आज के दिन में भारत के इस विचारधारा को, पूरा विश्व एक फैमिली है, एक हमारा फ्यूचर है, एक धरती है। बिल्कुल, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।